दोस्तों, बैलेंस शीट एनालिसिस की थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक और नई बैलेंस शीट को देखेंगे, समझेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा क्लाइंट है दोस्तों, वो स्टील प्रोडक्ट्स के अंदर डील करता है, कुछ स्टील प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का काम करता है। तो अगर आप इसकी बैलेंस शीट को देखोगे तो आप देखोगे कि उसकी जो ये एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, तो उसकी 1,01,402 रुपए की ही कैपिटल है और 2,71,00,000 रुपए के करीब के उसके अनसिक्योर्ड लोन्स हैं जो फैमिली मेंबर्स वगैरह से लिए हुए हैं। तो क्वाजी इक्विटी है। लोन्स में उसकी सीसी लिमिट तो जीरो ही समझ लो, 98 रुपए तो कुछ भी नहीं होते। बाकी अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ कार इसने एक 55,48,000 रुपए का लोन लिया हुआ है। 4,12,00,000 रुपए के क्रेडिटर्स हैं, एक्सपेंसिस पेबल 4,08,000 के, और कस्टमर से एडवांसेस भी ले रखे हैं 1,39,00,000 रुपए के। 1,22,00,000 के फिक्स एसेट्स हैं, स्टॉक है 1,51,00,000 रुपए का, 3,76,00,000 के डेटर्स हैं, कैश एंड बैंक 1,25,00,000 रुपए का पड़ा है, और 43 लाख समथिंग के लोन एंड एडवांसेस, और 55,18,000 समथिंग की कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो ये इसकी बैलेंस शीट है। आइए इनको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको कैपिटल अकाउंट में कुछ चीज नोटिस करवाना चाहता हूं। तो इसका ओपनिंग कैपिटल था 7,41,424 रुपए, जो अब घट के रह गया है 1,01,402 रुपए। करंट ईयर का इसने प्रॉफिट कमाया 47,34,233 रुपए। उसके बाद आप ये ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो ये ट्रांजैक्शंस बड़ा अजीब लगती हैं, कई बार डिस्कंफर्ट क्रिएट करती हैं कि इतने ज्यादा म्यूचुअल फंड्स, इतने ज्यादा शेयर्स की रिडेम्पशन, उनका कैपिटल गेन कैपिटल में इन्फ्यूज हो रहा है और वही कैपिटल में से माइनस हो रहा है। तो वो सारी ट्रांजैक्शंस जो कि इसका बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस भी इसी बिजनेस के अंदर एडेड अप है, राइट। तो कैपिटल शेयर्स से पैसा आ रहा है, शेयर्स से पैसा विड्रॉ हो रहा है, तो ये इसकी कैपिटल का एक रेगुलर फीचर बना हुआ है। तो ये इसके कोर बिजनेस का पार्ट नहीं है। कोर बिजनेस तो स्टील प्रोडक्ट का है, राइट। तो अब इसकी जो कैपिटल है 1,01,402 रुपए, ये इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव है सारी चीजों को मिला के जो शेयर से इसको प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। हमें नहीं पता कि इसने क्या किया क्या नहीं, क्योंकि देखो करंट ईयर में 47,34,000 रुपए का इसका प्रॉफिट था। अब एंड में कैपिटल बची है खाली 1,01,402 रुपए, तो सारा का सारा प्रॉफिट विड्रॉ हो गया, कोई ना कोई प्रॉफिट रखा ही नहीं। तो वो सारा सारा प्रॉफिट विड्रॉ करके कहाँ गया? तो विड्रॉ करके कहीं ना कहीं इसने अपनी म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में ही लगा दिया होगा, क्योंकि वे सारा का सारा पैसा यहीं पे जाके निकला है, राइट। तो ये 1,01,402 रुपए हमें थोड़ा सा डिस्कंफर्ट क्रिएट करते हैं इसकी ट्रांजेक्शन्स की वजह से। अब इसके कैश एंड बैंक बैलेंस को देखेंगे तो यहाँ पे स्वीप इन एफडी पड़ी है 1,18,00,000 रुपए की। तो स्वीप इन एफडी दोस्तों एक हार्डकोर एफडी नहीं है कि आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो आप इसमें पैसे चाहो विड्रॉ कर सकते हो। तो इसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर इंटरेस्ट अक्रूड भी है, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे। यहाँ पे इसने किसी इंडिविजुअल को 2,00,000 रुपए का एडवांस दे रखा है, तो ये कैपिटल की डाइवर्जन होगी इसकी। 17,00,000 रुपए का एडवांस इनकम टैक्स है, बाकी जीएसटी इनपुट्स वगैरह हैं, ये एडवांसेस टू सप्लायर्स इसने दे रखे हैं कुछ। यहाँ पे इसने सिक्योरिटीज दे रखी हैं, ये 68,000 की और ये 16,500 समथिंग की। तो ये इसकी नॉन करंट एसेट्स हो गई। तो ये देखो इसकी इन्वेस्टमेंट्स की बाइफर्केशन जो यहाँ पे हमें दिख रही थी, 55,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट्स, मैंने एक जस्ट आपकी स्क्रीनशॉट लगाया, ये वही शेयर्स सिक्योरिटीज वगैरह की इन्वेस्टमेंट सारी इसकी नजर आ रही है, जो ये पैसा इसके पास एक्स्ट्रा होता है और यहाँ पे ये इन्वेस्ट कर देता है। तो इसकी बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करते हैं। अभी इसकी सेल्स 26 करोड़ है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं। तो पहले एटीएनडब्ल्यू देखते हैं, इसकी एटीएनडब्ल्यू कितनी निकल के आ रही है। तो हमारी एटीएनडब्ल्यू है दोस्तों 1.01 प्लस 271.54 माइनस ये 2,00,000 रुपए और माइनस ये सारी इन्वेस्टमेंट्स। मैं इन इन्वेस्टमेंट्स को बड़ा नेगेटिवली ले रहा हूं इस केस में, क्योंकि प्रमोटर बहुत ज्यादा हार्डकोर डीलिंग कर रहा है, कैपिटल सारी मेडअप ही इसके साथ बनी हुई है। तो इस इन्वेस्टमेंट्स को इसकी कैपिटल का पार्ट मैं मानूंगा ही नहीं। तो मैं इन दोनों को यहाँ पे डिडक्ट करके चलूंगा और उसकी मेरी एटीएनडब्ल्यू निकल के आ जाती है 215.38। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में इसका इंडियन ओवरसीज बैंक से ऑटो लोन चल रहा था 55.49 लाख का। इसका इसका 4/5 पार्ट मैंने लॉन्ग टर्म मान लिया और मैंने मान लिया कि ये लोन 5 साल का है और अगले अगले 12 महीने में इसकी ये वाली इंस्टॉलमेंट चली जाएगी, तो वो हमारी करंट लाइबिलिटी हो गई। तो ये यहाँ पे आ गया और बैलेंस पोर्शन यहाँ पे आ गया। बाकी क्रेडिटर्स हैं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर है, एक्सपेंसेस पेबल है। एचडीएफसी की लिमिट सारी 98 रुपीज की थी, तो उसको मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट बेरिंग डेट जिनके ऊपर ब्याज पे होता है वो तो ये हो गया प्लस ये हो गया, तो ये इंटरेस्ट बेरिंग डेट हो गए। टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी ये हो गई प्लस ये हो गई,
तो 601.39 हो गई। अब नॉन करंट एसेट्स में इसके फिक्स एसेट्स आ गए प्लस इसकी ये तीनों सिक्योरिटीज आ गई, ठीक है, तो ये इसके नॉन करंट एसेट हो गए। करंट एसेट में स्टॉक आ गया, डेटर्स आ गए, कैश एंड बैंक मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैंने पूरा ट्रीट किया। और अदर्स में जो ये 40.3 अदर्स में मैंने ये अमाउंट लेस कर दी और ये तीनों अमाउंट लेस कर दी क्योंकि मैंने ऊपर ऐड कर दी थी, तो ये तीनों लेस करने के बाद ये 40.34, तो ये मेरी अदर करंट एसेट्स बन गई यहाँ पे आपके सामने, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा रेशियोज एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले मैंने देखा कि गियरिंग रेशियो कितनी है, तो इसके इंटरेस्ट बेरिंग डेट है 55.49 के डिवाइड बाय AT&W 215.38, तो ये हमारी 0.26 की निकल के आ गई। कंफर्टेबल है, बहुत कंफर्टेबल है, 3 तक चाहिए होती है, 0.26 है। लीवरेज रेशियो आउटसाइड डेट हमारे 601.39 है और कैपिटल हमारी AT&W 215.38 है, तो ये हमारी 2.79 आ गई, तो ये भी कंफर्टेबल है, 4 तक चाहिए होती है। तो दोनों सेटिस्फैक्टरी हैं आपकी नजरों में, बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी हैं सर, लेकिन मैं कहता हूं कि ये बहुत ही खराब चीज है, बहुत ही डिससेटिस्फैक्टरी है। क्यों? आप इसकी दोस्तों कोर कैपिटल को देखो, कोर कैपिटल कितनी अमाउंट की है, 1,01,402 रुपए। और मैं हमेशा आपकी नॉलेज के लिए दोबारा एक बात रिपीट कर देता हूं कि जो भी डाइवर्जेंस हमने माइनस करनी होती है दोस्तों, वो डाइवर्जेंस कोर कैपिटल में से माइनस होती हैं, वो अनसिक्योर्ड लोन्स में से माइनस नहीं होती। ये जो 55 लाख रुपए की डाइवर्जन है और यहाँ पे जो 2 लाख रुपए का इसने ढिंगरा जी को लोन दिया हुआ था, ये जो डाइवर्जन थी 2 लाख रुपए की, ये कोर कैपिटल में से माइनस होंगी। ये तो हमने AT&W कंबाइंड कंप्यूट कर ली, तो आपको लगा कि ये भी इंक्लूड हो गए, तो चलो कंबाइंड ठीक आ रही है, लेकिन कोर कैपिटल दोस्तों, कोर कैपिटल तो नेगेटिव है ना क्लाइंट की। ये दोनों के अगर हम माइनस कर दें, 2 लाख रुपए यहाँ पे और ये 55 लाख यहाँ पे, 57 लाख माइनस कर दें 1,01,000 में से, तो ये तो 56 लाख रुपीज नेगेटिव कोर कैपिटल आ गई दोस्तों। तो नेगेटिव कोर कैपिटल दोस्तों, कई बैंकों में तो पॉलिसी होती है कि अगर नेगेटिव कोर कैपिटल है तो केस करना ही नहीं, आउटराइट रिजेक्ट है केस, ठीक है। तो यहां पे क्लाइंट को अपनी कोर कैपिटल को ठीक करना पड़ेगा। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो ये कैपिटल और अनसिक्योर्ड क्वाजी इक्विटी की रेशियो है वो मैक्सिमम 50-50 होनी चाहिए आइडियली, कि अगर 50 रुपए कैपिटल है तो ये भी 50 रुपए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये 1 रुपया है और ये 100 रुपया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे यही सिचुएशन है, ठीक है। तो इसको सोल्यूशन क्या देना पड़ेगा हमें क्लाइंट को? अगर क्लाइंट पूछे कि बताओ अब ठीक कैसे करें, तो उनको बताओ कि सर ये जो आपके अनसिक्योर्ड लोन्स हैं जो आपने दे रखे हैं, ले रखे हैं फैमिली से, इनको कैपिटल में कन्वर्ट करो, उनकी एंट्रीज लेके आओ, घुमाओ, आपकी ही लोन्स है, आपकी ही पैसा है, और उसको कैपिटल में लेके आओ एंट्रीज को वापस, ठीक है। उसके बाद हम इसकी करंट रेशो चेक कर लेते हैं दोस्तों। करंट रेशो 693.27 की करंट एसेट्स और ये करंट लायबिलिटीज और 1.24 की इसकी करंट रेशो हो गई। और इसके अंदर मेरे को डिस्कनेक्ट है उसके कैश एंड बैंक बैलेंसेस से। देखो कैश एंड बैंक बैलेंसेस काफी हेल्दी है, 1,25,00,000 रुपए का इसने बैंक बैलेंस संभाला हुआ है, जबकि यहाँ पे इसकी देनदारियां भी हैं, 4,12,00,000 रुपए इनको देने भी हैं। तो मतलब अपने पास पैसा रखा हुआ है, इनको पैसा पे ऑफ नहीं कर रहा, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंट सा हजम नहीं होती बात कि भाई आपके पास पैसा है तो आप अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करो, आप इनके पैसे को लेके सेव क्यों कर रहे हो अपने पास पैसा? तो इतना हाई है कैश एंड बैंक बैलेंस, या तो आप इसको कोई प्रोडक्टिव चीज में लगाते। तो ये तो आर्बिट्रेज कर रहे हो, आपकी यहाँ पे लोअर कॉस्ट से आपने पैसा ले लिया और यहाँ पे स्वीपिंग एफडी करा दी, 6-6.5% कोई ब्याज मिल जाता होगा, तो आपने अपना वो गेम कर लिया, अपना आर्बिट्रेज कर लिया इस चीज के तरीके से, ठीक है। तो ये चीज से थोड़ा मेरा डिस्कनेक्ट है। ऑल्दो देखिए कोई भी फाइनेंशियल एनालिसिस हम करते हैं तो उसके अलग अलग एंगल्स होते हैं। एक बैंकर फाइनेंशियल्स अलग तरह से देखता है, एंटरप्रेन्योर अलग तरह से देखता है, इन्वेस्टर कोई अलग तरह से देखता है ना। तो मैं जो आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये मैं बैंकर के एंगल से बता रहा हूँ कि बैंकर बोलेगा कि यार ये कैश एंड बैंक इतना पड़ा था, इनको पे ऑफ क्यों नहीं किया, अपनी लायबिलिटीज को कम क्यों नहीं किया, इनका पैसा यहाँ पे यूज कर रहा है। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर के फुट स्टेप्स पे आ जाओ, आप सोचो कि ये बैलेंस शीट किसी की नहीं, ये बैलेंस शीट मेरी है, आप ये सोचो कि ये मेरा बिजनेस है, तो आपसे ज्यादा खुश इंसान कौन होगा कि भैया देखो पैसा कितना काबू है मेरे, ये लोग मेरे को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उधार देते हैं, इनको पैसा मैं इतने रिलेशन अच्छे है, जब मर्जी दूं पैसा ना दूं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पैसा अपना कैश एंड बैंक जोड़ रखा है, मैंने इतनी एफडी करा रखी है, जब मौका आएगा तो इनको पैसे दे देंगे, मेरे पास ये भी पड़ा है, अभी स्टॉक बेचने वाला भी पड़ा है, ये रिकवरी करने वाली भी पड़ी है, तो मैं इनको पैसे दे दूंगा। तो एंटरप्रेन्योर के हिसाब से तो ये अच्छी चीज है, लेकिन बैंकर के हिसाब से ये चीज खराब दिखती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे एनडब्ल्यूसी एमपीबीएफ कैलकुलेट करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई लिमिट तो इसकी कुछ खास है नहीं। तो यहाँ पे इसके अगर हम स्टॉक डेज की बात करें दोस्तों, तो इसके 151.48 का जो लैक्स का स्टॉक आ रहा है और 26 करोड़ रुपए की इसकी जो है वो टर्नओवर है, तो 21 डेज का इसका स्टॉक का पीरियड आ रहा है। डेटर्स का साइकिल इसका दोस्तों 53 डेज का आ रहा है, और सिमिलरली
क्रेडिटर्स में मैंने एडवांस फ्रॉम कस्टमर को भी ऐड करके चला है, तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 76 डेज का आता है। और नेट ऑपरेटिंग साइकिल की बात करें तो दोस्तों ऑपरेटिंग साइकिल है ही नहीं, -2 डेज का ऑपरेटिंग साइकिल है। तो -2 डेज के ऑपरेटिंग साइकिल मतलब इसको पैसे की जरूरत ही नहीं, पैसा लगाना ही नहीं पड़ता। वो आपको दिख भी रहा है, वो आपको दिख भी रहा है, क्योंकि पैसे की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसके पास कैश एंड बैंक बैलेंस ही इतना पड़ा है। फालतू का पैसा है वो कैश एंड बैंक से, इसको सपोर्ट ही इतना मिल जाता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर से, क्रेडिटर से। इसने तो एज अ एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से सेटल किया हुआ है। लेकिन एज अ बैंकर, हमें बैंकर के तौर पे ये नजर नहीं आता कि इस बैलेंस शीट के ऊपर पैसा दिया जाए या नहीं। हम ये बोल सकते हैं एज अ बैंकर कि भाई इस बंदे को पैसे की जरूरत नहीं है। हम ये नहीं बोलेंगे कि ये बंदा बहुत खराब है, हम ये बोलेंगे कि यार इसको पैसे की जरूरत नहीं है। एक ही चीज है, इसको बस थोड़ा अपना यूएसएल को कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहिए। बाकी बैलेंस शीट देख के हमें लगता है कि इसको कोई वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की ऐसा जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो नजर भी आ रहा है हमें। ठीक है, तो एडुकेट फाइनेंसिंग मिली हुई है इसको क्रेडिटर से, एडवांस फ्रॉम कस्टमर से, तो ये आइडियल सिचुएशन है एंटरप्रेन्योर के लिए। ठीक है, ड्राइंग पावर इसकी ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि पैसे की जरूरत तो है नहीं, ऑपरेटिंग साइकिल ही नेगेटिव है। तो ये एक बैलेंस शीट का एनालिसिस दोस्तों मैंने आपको समझाना चाहा, और आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इंटरेस्टिंग बैलेंस शीट के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच।